एमसीक्यू सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर से किस तरीके के एमसीक्यूज आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप इज ए एसोसिएशन ऑफ टू और मोर मेंबर, यहाँ पे टू आएगा क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर होगी फर्म के अंदर और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो 2 और मोर पर्सन। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि अगर कुछ लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं और वो या तो सब मिलकर उस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं या उनमें से कुछ लोग मिलकर ही उस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, तो वो बिजनेस क्या कहलाता है? जिसमें एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं वो कहलाता है पार्टनरशिप, ना कि जॉइंट वेंचर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ना कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। अब पार्टनरशिप फर्म के जो फीचर्स हैं बताइए उसमें से इनमें से वो कौन सा है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 एंड मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर ए एग्रीमेंट, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट के तहत एक कॉमन बिजनेस को लेकर आगे चलते हैं। यस, ये इसका फीचर्स माना जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जो इनके बीच में एग्रीमेंट मिला है, पार्टनरशिप डीड बनी है, उसके अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है उसी के हिसाब से इन सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होगा। ये भी इसके फीचर्स में आता है। बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, जितने भी पार्टनर्स हैं, या उनमें से कुछ पार्टनर्स के द्वारा उसको चलाया जा सकता है। तो यस, ये भी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल द अबव। इसके अलावा अब आगे अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो इस तरीके के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि द रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एंड इसके बाद अगर हम 5th नंबर पे देखते हैं द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज लिमिटेड, नो लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। इसका मतलब ये होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म का जो लॉस है, अगर वो उसके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से बहुत ज्यादा है, तो उस लॉस की रिकवरी पार्टनर्स की पर्सनल असेट से भी की जा सकती है। तो हम यहां पे बोलते हैं अनलिमिटेड। एमसीक्यू नंबर 6, इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं। यहां पर पूछा गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ किया जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर, एवरेज कैपिटल के ऊपर, या वो कैपिटल जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए फर्म के अंदर इन्वेस्ट की गई है। तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर करते हैं ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि नॉर्मली हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही करते हैं। लेकिन अगर डी वाली कंडीशंस भी इस क्वेश्चंस इस एमसीक्यूज के अंदर मेंशन है एज ए ऑप्शंस, तो इसका आंसर ए नहीं होगा बल्कि डी होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी फर्म का जैसे ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का है वो 1 लाख रुपीज है और इसने 1 जुलाई को 50,000 रुपीज विड्रॉल हो गया यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल। उसके बाद 1 अक्टूबर को यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज। तो ये इसका इंडिकेशन है कि पहले 3 मंथ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, अलाउड होगा, वो 1 लाख रुपीज पर होगा। इसके बाद यहां पर 50,000 आउट ऑफ कैपिटल निकलने के बाद 50,000 रह गया, और 50,000 के बाद अगले 1 अक्टूबर तक जो 3 मंथ है, इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो केवल 50,000 रुपए के ऊपर ही अलाउड होगा। और इसके बाद जैसे ही 50,000 में 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1.5 लाख रुपीज के ऊपर अगले 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे तो किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन डी दिया हुआ है तो यहां पर आपको ऑप्शन डी सेलेक्ट करना। नेक्स्ट है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी मतलब बात नहीं की गई है या इसके बारे में कोई भी डीड या एग्रीमेंट नहीं बना है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी पार्टनर्स को अलाउड नहीं किया जाता है। अगला है यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए पार्टनर इज चार्ज्ड। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, तो उस केस में हम नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग। तो यहां पर हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे ड्राइंग के ऊपर, अगर एग्रीमेंट के अंदर उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है 9 नंबर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी बात यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर नहीं की गई है, तो उस केस में पार्टनर के द्वारा दिए गए जो लोन पर फर्म के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से एज ए इंटरेस्ट दिया जाएगा।
अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट को लेके कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, तो इसका आंसर होगा इक्वली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उस कंडीशंस में किसी भी पार्टनर ने कितना भी पैसा एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया हो वो मैटर नहीं करेगा, सभी पार्टनर्स को बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और लॉस होने के कंडीशंस में भी सभी से इक्वल लॉस रिकवर किया जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स इज एंटाइल्ड। अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो पार्टनर एंटाइल्ड होगा इन चार में से किसके लिए? सैलरी नहीं, बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यस, इसके लिए अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को कोई एडवांस या लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा एवरी ईयर। अब इसके अलावा प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में बिल्कुल भी प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता है। अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा सी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, ये पार्टनर को मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट पार्टनर्स गेट, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो पार्टनर को क्या मिलेगा? सैलरी, इक्वल प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। तो इसका मतलब है यहां पर अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ, पार्टनर्स का जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है? क्लोज रिलेटिव्स, बिल्कुल भी गलत। पार्टनर हो सकता है एक दूसरी जगह से है, उनका आपस में कोई कल्चरल या ब्लड रिलेशन ना हो। उसके बाद जूनियर सीनियर रिलेशनशिप, ये भी नहीं होता, कोई भी पार्टनर जूनियर सीनियर नहीं होता, सब बिल्कुल बराबर होते हैं। सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि एक हेल्प करेगा और दूसरा लीड करेगा। हाँ, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है एजेंट एंड प्रिंसिपल। क्या रिलेशनशिप होती है? एजेंट एंड प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को एमसीक्यू। इसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड as a salary and remunerations, amount payable to him as a salary and remunerations will be 15,000 per month, 20,000 per month, 10,000 per month और nil। तो इसका आंसर होगा nil, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो किसी भी पार्टनर को ना तो कभी भी रिम्यूनरेशंस के तौर पे सैलरी दी जाएगी और ना ही कभी कोई कमीशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पार्टनर्स को कुछ भी सैलरी और कमीशन के तौर पे नहीं दिया जाएगा। तो आंसर आएगा nil। अगला है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, कभी नहीं, कभी भी इंडिविजुअल जो आदमी बिजनेस करता है उसके बिजनेस में कभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। पार्टनरशिप फर्म, यस, पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि जो फर्म को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को कितना कितना दिया जाएगा पार्टनर वाइज, ये हम डिसाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर में है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज ए कॉन्ट्ररी, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो हम पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देंगे उसकी लगाई हुई कैपिटल पर वो 6% देंगे। हम पार्टनर्स की लगाई हुई कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देंगे 9% अगर फर्म को प्रॉफिट होता है उस केस में। हम जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे उसकी कैपिटल पर वो बैंक रेट के हिसाब से देंगे अगर फर्म को प्रॉफिट होता है। और फोर्थ नंबर है कि नॉट एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, यस, अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट या कोई डिटेल मेंशन नहीं है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो साल भर का प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यस, पहला पॉइंट इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा वो जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे सही, पहला ही क्यों सही है। सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग्स द पार्टनर, बिल्कुल भी डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। डिटरमाइन द प्रॉफिट रिमेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर ए ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशंस के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि किस पार्टनर को कितना दिया जाएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस या इनकम हुई है
उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। मतलब ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर का ही पार्ट है, और ये कह रहा है कि इसके पार्ट के खत्म होने के बाद हम जो बचा हुआ प्रॉफिट है केवल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसलिए सी पॉइंट भी गलत होगा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग्स द पार्टनर, कि जो भी प्रॉफिट हमें हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन इसमें लॉस की बात नहीं की जा रही है, केवल प्रॉफिट की बात की जा रही है। लेकिन हम जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट के साथ साथ हम लॉस भी यहां पर रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर ए पॉइंट इसका बिल्कुल सही है और बाकी के 3 पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं दिखाया जाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की सैलरी भी दिखाई जाती है, पार्टनर्स का कमीशन भी दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल भी दिखाया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है और इसका गलत ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ये अगेंस्ट द चार्ज होता है। इसलिए इसको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट नंबर में है कि द आइटम दैट विल नॉट बी सोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि इनमें से डेबिट साइड में क्या नहीं आता। तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल डेबिट साइड में आता है, कमीशन टू ए पार्टनर ये भी बिल्कुल डेबिट साइड में ही आएगा, सैलरी टू द पार्टनर ये भी डेबिट साइड में ही आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फर्म के लिए, तो ये क्रेडिट साइड में आता है। तो इसको हम सी आंसर को यहां पे टिक करेंगे। पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, मतलब 3 ऑप्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और एक का थोड़ा सा अलग है। इसमें बात कर रहा है कि पिक द ओड नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और एक जो है वो इन 3 से अलग है। उसी को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रेंट टू पार्टनर, ये अगेंस्ट द चार्ज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। मैनेजर कमीशंस ये भी अगेंस्ट द चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी अगेंस्ट द चार्ज है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं आता, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ये इन तीनों से अलग है। अब इसी तरीके से अगर हम 21 की बात करें कि करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ, करंट अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है, कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग दोनों कंडीशंस में। इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर, या ये पार्टनर डिसाइड करते हैं कि कब हम करंट अकाउंट बनाएंगे और कब नहीं बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में हम करंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जब हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएट होता है तो हम सारी चीजें कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही मैनेज करते हैं। जितने भी पार्टनर से रिलेटेड लेन देन होते हैं, मतलब पार्टनर को पैसा फर्म के द्वारा अलाउ करना है या रिकवर करना है, उस पर चार्ज करना है, तो वो सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाता है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट नंबर 1 अकाउंट बनेगा और इसका सबऑर्डिनेट अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, जहां पर हम पार्टनर से रिलेटेड जितने भी प्लस माइनस होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। 22 में इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ आ सकता है कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा या नील बैलेंस करके आ सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा डी। इसका रीजन ये है कि अगर यहां पे लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर है और उस, मान लीजिए कुछ पार्टनर्स हैं, हम एक पार्टनर की बात नहीं करते, 10 पार्टनर है किसी फर्म के अंदर, तो अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉल करता है तो 100% वो फुल अमाउंट विड्रॉल कर सकता है, कभी भी उसके ऊपर जाके विड्रॉल नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका बैलेंस जो रिफ्लेक्ट करेगा वो जीरो करेगा, तो जीरो मतलब नील। तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए वो जो बैलेंस है उसका नील करके रिफ्लेक्ट कर सकता है क्रेडिट साइड में। लेकिन जो बाकी के बैलेंस हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही रिफ्लेक्ट करेंगे, कभी भी वो डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना अमाउंट उसका है उसके ऊपर वो विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकता। तो या तो वो डेबिट क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे या नील करके ही वो क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे पार्टनर्स के नाम से उनके कैपिटल अकाउंट। 23 में लिखा हुआ है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट करके दिखाया जाता है करंट अकाउंट में, तो मतलब वो इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है
तो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी प्लस माइनस है वो कभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रीट नहीं होता, वो सब ट्रीट होता है करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू कंडीशंस। नंबर वन कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब आप नंबर वन अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और नंबर टू बनाते हैं करंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस जो आता है नॉर्मली वही क्लोजिंग बैलेंस होता है, बस ज्यादा से ज्यादा अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो वो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देती है, और दूसरा अगर आउट ऑफ कैपिटल कुछ विड्रॉल हुआ है तो वो कैपिटल के बैलेंस को कम कर देता है। बस इतना ही होता है कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट जो आप यहां पे दिखाया जा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि उन दोनों कंडीशंस में नहीं आता, ना तो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉल है और ना ही एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन है, तो इसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट जो है वो करंट अकाउंट में आएगा, और वो भी क्रेडिट साइड में। और मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि कैपिटल अकाउंट में आप दिखाई नहीं सकते, और डेबिटेड, और ये कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट नहीं होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, इसलिए ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। 24 में है कि विच कैपिटल अकाउंट्स विद बैलेंसेज ऑलवेज सो ए क्रेडिट बैलेंस, कि वो कौन सा कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग जिसमें कैपिटल का जो बैलेंस आता है हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर होगा फिक्स्ड, ना कि फ्लैक्चुएटिंग, नॉर्मल और रियल। इसके बाद अगला है कि विदित एंड सीमा आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ये दोनों पार्टनर हैं विदित एंड सीमा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, देयर कैपिटल वर 1,20,000 2,40,000 रेस्पेक्टिवली, दे आर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, द फर्म अर्नड प्रॉफिट 18,000 ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल विल बी, तो इंटरेस्ट विदित का मतलब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विदित को कितना मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहां पे आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए इनका। अगर आप यहां पे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो 1,20,000 विदित की कैपिटल है और सीमा की कैपिटल है 2,40,000। 10% की अगर आप बात करेंगे तो 10% इसका बनता है 12,000 और इसका बनता है 24,000। तो कुल मिला के इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया जाएगा वो 36,000 दिया जाएगा, लेकिन ये अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन होता है। अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इन दोनों को अलाउड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो 18,000 है जबकि हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप 18,000 तक ही दे सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा वो अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन रेशियो दिया जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि इनका बनता कितना है, इसका 12,000, इसका 24,000, तो इसका मतलब 12:24, इसका मतलब हो गया ये आपका 6:12, एंड अगर आगे और डिटेल में जाते हैं तो 3:6, मतलब 1:2। 1:2 में आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो अब यहां पर 3:2 इनका गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये प्रॉफिट रेशियो अब यहां किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो 18,000 है और उसके अगेंस्ट द जो एक्सपेंसेस है अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन वो 36,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में। तो जो रेशियो यहां पे अप्लाई होगा 18,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के बीच में होगा वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में होगा, तो 12:24 मतलब 1:2। तो 18,000 को इनटू इन दोनों का टोटल करेंगे 1/3 और 2/3 में डिवाइड करेंगे, तो हमें तो केवल विदित का देखना है, तो इसका 1 है आउट ऑफ 3, जो टोटल पॉइंट अगर देखते हो 3 तो इसका 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे 6,000 ये फाइनली निकल के आता है 6,000, तो आंसर होगा 6,000, तो इसका आंसर होगा डी। गोटेड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये वाला पॉइंट। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है ये 26 नंबर में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का ये एसेंशियल फीचर नहीं है। एन एग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग्स द पार्टनर। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टनर्स। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ये जो सी पॉइंट है ये गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा जो फीचर्स है वो एसेंशियल नहीं है, जो जरूरी नहीं है। नंबर 1, 2 से ज्यादा पार्टनर कम से कम होने चाहिए या मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, ये एसेंशियल है, क्योंकि एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकता। एग्रीमेंट शुड बी कैरी, जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो एज पर एक्ट, एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस बनेगा, ये भी मैंडेटरी है। इसके अलावा ये कहता है कि जो एग्रीमेंट है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है,
शुड एग्जिस्ट अमंग्स द पार्टनर, जो पार्टनर के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सभी पार्टनर्स को कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टनर अपनी स्किल्स के बिहाफ पर भी पार्टनर्स बन सकते हैं। मतलब वो अपना टैलेंट, अपने माइंड, जो अपने एक्सपीरियंस को सपोर्ट के तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फर्म के अंदर, तो उन्हें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो 26 का आंसर होगा सी। ये एक जो एसेंशियल फीचर्स नहीं है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि सभी पार्टनर्स को फर्म में एज ए कैपिटल कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। 27 में कह रहा है कि मैनेजर को जो कमीशन मिलता है वो 5% मिलता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 5,80,000 इस क्वेश्चन में, और एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशंस आर 1,60,000 कमीशंस अमाउंट बिल वी। कुल मिला के ये है कि एक मैनेजर है जिसको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5% का कमीशन दिया जाता है ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। पहले जो हमारे सामने चैलेंज होगा इसका, अगर हमें कमीशन निकालना है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा, और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही आप 5,80,000 में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अदर देन मैनेजर कमीशन है वो है 1,60,000, इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो 4,20,000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से मैनेजर कमीशन अभी सेटल नहीं हुआ है। अब मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाला केस है तो इसका 5% निकालेंगे नेट प्रॉफिट का। आफ्टर चार्जिंग के केस में शायद आपको पता होगा बच्चों की 100 + 5 किया जाता है, जितना भी परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो 100 में प्लस करके डिवाइड करते हैं। अगर इन केस ये होता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो फिर यहाँ पे 100 ही रहने देते, +5 नहीं करते हम, बस बाकी कैलकुलेशन सेम होती। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 105, तो 105 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 4 टाइम्स गया, तो 4 5 20, तो 20,000 इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैनेजर कमीशन जो कैलकुलेट होगा वो 20,000 होगा बी। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 28 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि XY दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। इसके बाद इनके पास एक मैनेजर है जेड जो है 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी लेता है, 8,000 पर मंथ, इसका मतलब इंटू 12 करेंगे तो 96,000 इसको एक साल में सैलरी मिलती है। यहाँ पे इन एडिशन ये भी बताया गया है कि जो जेड है इसको कमीशन भी मिलता है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है साल भर में वो हुआ है 13,56,000। अब आपको ये बताना है कि जो जेड है इसका टोटल रेम्यूनरेशंस कितना है, फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशंस ऑफ जेड। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सैलरी और इसका कमीशन जोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका टोटल रेम्यूनरेशन कितना बनता है। तो सबसे पहली बात, हमें इसकी सैलरी का पता लग चुका है भाई, 8,000 इंटू 12 करेंगे तो 96,000। अब इसके कमीशन को निकालते हैं, तो कमीशन जो इसमें निकलेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग सैलरी है, सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा, और उसी नेट प्रॉफिट पे आप कमीशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस 13,56,000 जो कि प्रॉफिट तो है लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी आपको सैलरी माइनस करनी होगी तब जाके ये नेट प्रॉफिट बनेगा। जैसे आपने 96,000 इसमें से माइनस किया, तो मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं। तो 13,56,000 यहां पे जैसे आप करेंगे माइनस 96,000 तो ये आपका बचेगा 12,60,000। इस पे 5% कमीशन निकाला जाएगा, तो इनटू, क्योंकि अब नेट प्रॉफिट ये है तो इसी पे 5% निकलेगा, इनटू 5 डिवाइडेड बाई, क्योंकि आफ्टर चार्ज सच कमीशन है तो आफ्टर के केस में क्या होता है कि नीचे जो है वो 100+ % रेट ऑफ कमीशन को प्लस करके हम लिखते हैं, तो मतलब 105, तो ये आ गया 60,000। तो 60,000 यहां पे इसका कमीशन बन गया, और सैलरी कितनी है इसकी 96,000, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो दोनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे 96,000 और 60,000 को, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 1,56,000, ये इसका टोटल रेम्यूनरेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से अगर आप 29 को देखते हैं कि पार्टनर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल मतलब पे करते हैं इन कैश और काइंड, कैश की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो ओनली व्हेन अप्रूव्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड। तो ये कहां पे अप्रूव्ड होता है, मान लो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल अगर पार्टनर्स के द्वारा दिया जा रहा है तो वो हमेशा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, तभी इसको हम एंटरटेन करेगी फर्म और कंसीडर करेगी। तो इसका आंसर होगा बी। इसके अलावा लिखा है यहाँ पे 30 नंबर, वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सोन इन फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म। फर्म में फाइनल अकाउंट में इसको किस तरफ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल गलत। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यस बी, इसका आंसर होगा, क्योंकि डेबिट साइड में तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
ना दिखा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। इसके अलावा कैपिटल साइड और प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल भी नहीं दिखाते, क्योंकि अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन है, तो हमेशा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में केवल 30 एमसीक्यूज रहने दूंगा। अगली जो इसकी पार्ट 2 मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो मैं कंटिन्यूएशंस में इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद चैप्टर टू चैप्टर जिसमें केस स्टडी बेस या एसेसर बेस जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो मैं सब आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच टू शो योर पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो अगेन।